ओके, मेटाफर्स क्या होते हैं वैसे? मेटाफर्स ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको हम इंटरप्रीट कर सकते हैं अपने ओन सेंस में. Say for example, if I tell you the curtain of night fell upon us, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रात का अंधेरा हम पर छा गया. तो क्या कोई एक्चुअल कर्टन था रात का जो हमारे ऊपर गिर गया? नहीं. इट इज अ वे ऑफ टेलिंग दैट इट वाज नाइट, इट हैड बिकम डार्क. तो मेटाफर्स वो होते बेसिकली कि जिसको हम इंटरप्रीट करते हैं, देन वी मेक सम सेंस आउट ऑफ इट. ठीक है, so it's a representation of something which in actual sense will not be correct. We need to interpret it to make it more meaningful. He is a shining star, जैसे हम बोलते हैं. ही इज अ शाइनिंग स्टार का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो बच्चा सही में कोई तारा है जो चमक रहा है. इट मीन्स ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट, ही इज डूइंग गुड. दैट इज व्हाट वी मीन बाय ही इज अ शाइनिंग स्टार. तो जब भी इस तरह के टर्म्स हम यूज करते हैं कि जिसको हमको एक इम्प्लाइड मीनिंग उसका देखना होता है, कंटेक्चुअली चेंज होगा वो नेचुरली, तो उसको हम मेटाफर्स बोलते हैं. So यहाँ हम देख रहे हैं कि metaphors may map to similar meanings across languages, but their subtle differences can have a profound effect on our understanding of the world. Okay, all right. So you've done enough thinking on this question. अब आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? So यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस हमको बोल रहा है metaphors may map to similar meanings across languages, but their subtle differences can have a profound effect on our understanding of the world. तो ये बोल रहा है कि मेटाफर्स हो सकता है कि सिमिलर मीनिंग्स बोल के अक्रॉस लैंग्वेजेस मैप करे, लेकिन जो थोड़ा बहुत उनका डिफरेंस होता है, स्लाइट डिफरेंस, ये प्रोफाउंड इफेक्ट, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग पे आता है एज फार एज द वर्ल्ड इज कंसर्न, हाउ वी सी द वर्ल्ड. उसके बड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं. ना एक assumption फिर से हम यहाँ से करें कि अगर ये मेरा ओपनिंग सेंटेंस होगा तो अब आगे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे. हैविंग सेड दिस, व्हाट नेक्स्ट? May have similar meanings across languages, but their subtle difference can have a profound effect on our understanding of the world. सर जो डिफरेंसेस है उसको एलैबोरेट करने की कोशिश करेगा ऑथर. करेक्ट, करेक्ट. अब वो डिफरेंस को एलैबोरेट करने के लिए वुड यू नॉट वांट टू से फॉर एग्जांपल, फॉर इलस्ट्रेशन और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? बिकॉज आप उसको एलैबोरेट कर रहे हो, सो नेचुरली अब आप क्या कर रहे हो, उसको एग्जाम्पलीफाई कर रहे हो. So when you want to exemplify, would you not take that as in a cue to the previous sentence and say, for example, or in order to understand this? कुछ ना कुछ तो तुम बोलोगे या सीधे ही शुरू हो जाओगे और हम मुझे समझना पड़ेगा कि अब तुम एग्जाम्पल दे रहे हो. एग्जाम्पल There देना has to be पड़ेगा. a connecting line, right? कुछ ना कुछ कनेक्टिंग लिंक तो लगेगी हमको, नहीं तो फिर पैराग्राफ कैसे कहलाएगा वो? ये तो डिस्क्रीट सेंटेंसेस हो जाएंगे कि भाई आप अपना मीनिंग बनाइए. So when we're saying we're forming a paragraph, there has to be some connecting links. चलो ठीक है, तो एक बेसिकली ये हमको दिख रहा है यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि भाई मेटाफर हो सकता है सिमिलर दिखे हमको अक्रॉस लैंग्वेजेस इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, लेकिन उसका जो सटल डिफरेंस होता है वो बड़ा इफेक्ट लाता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड पे. आगे बढ़े इसमें. सो स्टार्टिंग एन आर्ग्यूमेंट विथ नॉट बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग or an analytical paragraph with a statement which only talks about some vague possibility would become difficult to carry forward until and unless you exemplify that further to establish a fact. अब यहां देखें सेकंड में अगर हम देखें, लैटिन स्कॉलर्स पॉइंट आउट कार्पे डियम इज अ हॉर्टिकल्चरल मेटाफर, यानी ये हॉर्टिकल्चर से रिलेट करता है. लैटिन स्कॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देख रहे हैं तो कार्पे डियम ये बोलता है हॉर्टिकल्चरल मेटाफर है, जिसका मतलब ये है कि इज ट्रांसलेटेड एज प्लकिंग द डे, evoking the plucking and gathering of ripening fruits or flowers, enjoying a moment that is rooted in the sensory experience of nature, unrelated to the force implied in seizing. तो ये बोल रहे हैं कि किसी से सीज करना उससे रिलेटेड नहीं है. ये प्लकिंग इज बेसिकली अ नेचुरल प्रोसेस, द फूड एंड फ्लावर्स हैव ripened and that you are enjoying that very moment of nature. This is what carpe diem according to Latin scholar
मीन्स। तो ये कार्पे डियम को उस तरीके से देखता है। अब ये तो लैटिन स्कॉलर पॉइंट आउट हो गया कि कार्पे डियम ये है। तो कहीं ना कहीं एक नेचुरल सा क्वेश्चन मेरे अंदर आता है कि लैटिन स्कॉलर ऐसा बोल रहा है कार्पे डियम ये है, तो कार्पे डियम कोई और भी तो कुछ बोलता होगा इसके बारे में। देयर मस्ट बी सम मोर इंफॉर्मेशन ऑन कार्पे डियम फ्रॉम सम अदर पर्सपेक्टिव। सो उसी चीज को लेकर जब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे प्लकिंग द डे एंड एंजॉइंग अ मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने फर्स्ट में क्या देखा, माइट हैव सिमिलर मीनिंग अक्रॉस लैंग्वेजेस बट देयर सटल डिफरेंस। कुछ एक उनका थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा, माइन्यूट डिफरेंस होगा, दैट विल हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट। तो इसलिए हमको समझना जरूरी है कि ये कार्पे डियम यहाँ पे ये क्या बोल रहा है। तो ये प्लकिंग द डे बिकॉज ये फ्रूट एंड फ्लावर राइटिंग कर रहे हैं, and it says enjoying a moment. फर्दर अगर हम जा रहे हैं थर्ड सेंटेंस में, जहां पे द फ्रेज कार्पे डियम, ये द फ्रेज कार्पे डियम विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज, अब ये मुझे एक्चुअल डेफिनेशन दे रहा है कार्पे डियम की। ये क्यों मैं बोल रहा हूं कि एक्चुअल डेफिनेशन है, बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफन हियर। ये वर्ड जो ऑफन बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि बाय एंड लार्ज जब हम कार्पे डियम की बात करते हैं तो उसका मतलब हमारे लिए होता है एंजॉयिंग द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट कंसर्न ऑफ फ्यूचर। दिस इज लार्जली व्हाट द डेफिनेशन ऑफ कार्पे डियम वुड मीन, एंजॉयिंग द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट कंसर्न ऑफ फ्यूचर। अब इसी तरह सेकेंड में भी जब हम लैटिन स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो एंजॉयिंग अ मोमेंट ये वर्ड वहां पे आ रहा है। सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, एंजॉयिंग अ मोमेंट pertaining to that plucking the day जिसको ये बोलते हैं, जहां पे फूड राइपनिंग एंड फ्लावर राइपनिंग हो रहा है, ये उससे रिलेट कर रहे हैं, मोमेंट को एंजॉय करने की बात कर रहे हैं। जबकि कार्पे डियम बोलता है इट इज नॉट कंसर्न टू एनीथिंग, इट इज जस्ट अबाउट बीइंग इन योर प्रेजेंट मोमेंट, इट हैज नो अदर कनेक्शन। ये उसकी ऑफनली ट्रांसलेटेड मीनिंग है उसका, ठीक है। So as Seas of the Day and its accompanying philosophy has gone on to inspire countless people in how they live their lives and motivate us to see the world a little differently from the norm, ठीक है। So natural सी बात है कि ये वर्ल्ड को हमको डिफरेंटली देखने में क्यों मदद करता है, बिकॉज वी जनरली ऑल बिलीव दैट वी शुड ऑल केयर अबाउट आवर फ्यूचर एंड प्लान इट अकॉर्डिंगली, और उस हिसाब से हमारे सारे काम होने चाहिए। लेकिन कार्पे डियम क्या बोलता है, प्रेजेंट मोमेंट को जियो, ज्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचो। अब ऐसा एक थॉट अगर आपको कोई दे देगा तो आपकी जीवन शैली चेंज हो जाएगी। जो आप हमेशा प्लानिंग करते हो, मैं कल क्या करूंगा, एक महीने बाद क्या होगा, एक साल बाद क्या होगा, यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, सो देयर विल नॉट बी एनी स्पेसिफिक प्लान एंड यू वुड स्टार्ट टेकिंग थिंग्स एज दे कम इन योर लाइफ। सो इट विल चेंज your life very differently, and that is where we're saying it can have a profound effect on our understanding of the world. So आगे अभी हम यहाँ चलते हैं, see the world a little differently. This is connecting with that, having a profound effect on our understanding of the world. It's an example. Now यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि मेरे पास में एग्जाम्पल कहाँ पर है, where is the example that I see? 1, 2 and 3 में से एग्जाम्पल कहाँ पे है? क्या? Where is the example? First, second, or third? Third. Sorry, First. First. Metaphor may map to similar meanings. यहाँ example metaphor के बारे में बताया गया कि metaphor क्या हो सकते हैं. Example second. Third. Third is an example. Correct. बिल्कुल ठीक है. The phrase carpe diem is an example of metaphor. और second जो आप बोल रहे हो, Latin scholars point out carpe diem, फिर से carpe diem के बारे में इन्होंने बात की है. Now it's an example of what? पहले मुझे वो समझना पड़ेगा कि मैं क्या चीज के example की बात कर रहा हूँ. It's an example of one of the more telling ways. यानी ये एक तरीका है ऐसे कई तरीकों में से जिस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, that we mistranslate metaphors from one language to another. ये एक एग्जाम्पल है जो हमको ये दर्शाता है कि मेटाफर्स को कैसे हम मिसट्रांसलेट करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी में. अब ये फर्क, ये एग्जाम्पल मुझे कब समझ में आएगा, जब आप मुझे एक्चुअली बताओगे कि ये लार्जली इसका मीनिंग है, लेकिन इस चीज को दूसरी लैंग्वेज में जब मैं देखता हूं तो इसका मीनिंग ये हो जाता है.
उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इट इज वन ऑफ द मोर टेलिंग वेज दैट वी मिस ट्रांसलेट मेटाफर्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। तो इसलिए ये एग्जाम्पल के लिए मुझे एग्जाम्पल 2 चाहिए या एग्जाम्पल 3 चाहिए? तो दोनों यूज तो नहीं कर सकते? दोनों यूज कर सकते हैं, बट जैसे फ्रेज कार्पे डियम जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफर। मेटाफर को एक्सप्लेन हमको कर रहा है कार्पे डियम वर्ड, लेकिन लैटिन स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वही वर्ड का मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है। सो नाउ वी लुकिंग एट व्हाट इट मींस इन लैटिन कल्चर। सो दिस इज वेयर वी आर सीइंग कि हाउ इट इज mistranslated from one language to another, and this is one way of seeing this, that it is mistranslated. One of the many ways, it is one of the more telling ways that we mistranslate metaphors from one language to another. So इस चीज का एग्जाम्पल जहां पे एक तरीके से मैं देख रहा हूं कि मेटाफर को कैसा चेंज कर देते हैं जब हम दूसरी लैंग्वेज में देखते हैं, तो ये तो मुझे लैटिन स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिख रहा है जिसने ये मीनिंग को ट्विस्ट किया है कार्पे डियम के। जो कार्पे डियम वाला सेंटेंस है दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द मोर टेलिंग वेज, दैट इज जस्ट व्हाट इज सेइंग दैट कार्पे डियम का लिटरल मीनिंग क्या है, बट इसका डिस्टॉर्शन कैसे होता है, इसका मीनिंग चेंज कैसे होता है, ये तो हम जब सेकंड सेंटेंस पढ़ रहे तो मुझे पता चल रहा है कि ये हॉर्टिकल्चरल मेटाफर बना दिया इन्होंने कार्पे डियम को, जबकि वो एक जनरल मेटाफर है। लार्जली ऑफन जब आप वर्ड यूज करते हो इसका मतलब हो गया लार्जली, यूनिवर्सली, इट मींस लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट विदाउट कंसर्न ऑफ फ्यूचर। लेकिन लैटिन्स ने क्या कर दिया, ये वर्ड को हॉर्टिकल्चरल मेटाफर में कन्वर्ट कर दिया। ये जनरल प्रेजेंट मोमेंट लीव करने की बात नहीं कर रहे, ये प्लकिंग द डे वाले इंस्टेंस के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द मोर टेलिंग वेज का मतलब हो गया कि जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है हम उसको रेफर कर रहे हैं, और 2 और 4 ये एक स्ट्रॉन्ग पेयर हमारी बनाता है। और क्योंकि 2 अगेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इट इज मिसट्रांसलेटेड, तो उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और इसीलिए 2 से पहले 3 आएगा, बिकॉज द फ्रेज कार्पे डियम का मतलब क्या ये हमने डिफाइन किया, फिर उसको हमने देखा कि लैटिन स्कॉलर क्या बोलता है उसके बारे में, वो देखने के बाद हमने बोला ये एग्जाम्पल है ये दिखाने का कि कैसे भाषाओं में बदल जाता है इसका मीनिंग। और ये सब देखने के बाद में now when I am saying metaphor may map to similar meanings across languages, may map, because we've seen it is not mapping to same meaning, similar meaning है, मतलब मिलते जुलते हैं, but there's subtle difference, there is a difference। ये भी बात कर रहा है enjoying a moment, ये भी बात बोलता है कि enjoying a moment होता है, but इसमें subtle difference है, and वो जो difference होता है वो हमारी understanding को change कर देगा। So this is more of a concluding sentence that metaphors may map to similar meanings across languages, but their subtle difference can have a profound effect on our understanding of the world. So my order would be 3, which is talking about the phrase carpe diem, 2, how it is distorted, 4, saying that this was a good example of mistranslation, and 1, saying that it will have similar meaning, but subtle difference can have bigger difference on understanding of the world. And now we can elaborate more on this aspect in the following paragraph. So ये क्वेश्चन मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है, जैसा आपको लगा कि पहला सेंटेंस हमारा मेटाफर से स्टार्ट होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है कि आपको ये लगे कि मेटाफर हमारा ओपनिंग सेंटेंस होना चाहिए, बट इसको थोड़ा क्रिटिकली अगर आप और ऑब्जर्व करोगे तो मेटाफर कंक्लूडिंग सेंटेंस में ज्यादा अच्छी से जाएगा, बिकॉज वो लिंक हमारा एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, सिंस आई एम नॉट टेकिंग इन पर्टिकुलर एनी एग्जांपल स्टेटिंग दैट, I mean of course we are taking example but we're not connecting it saying that I'm taking an example. Now this is odd one out. So आपको odd one out तो find out करना ही है, लेकिन हम logical sequence भी देखेंगे कि क्या बनेगा। सबसे पहले ब्रॉडली इसको रीड करो 5 sentences को, and see that what is it that we talking about. It's very important that largely we identify that we're talking about what the subject of the discussion is what. So largely मैं समझता हूँ कि इसमें हमको कोई ज्यादा confusion नहीं है, that one is the odd one out because it is talking about the actors
और हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस की और उनकी आइडेंटिटीज की. वी हैव नो कंसर्न विद द एक्टर्स. अब आप सोचोगे कि सर इतना डेफिनेटिव ऑड वन आउट था ये, तो यस दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. अगर देखा जाए तो सिर्फ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की व्हेन दे सेड वेल डिफाइंड कैटेगरी. सो यहाँ कैटेगरी आप देख रहे हो और थर्ड सेंटेंस में भी है और कंबाइंड कैटेगरीज. तो यहाँ हमको दिखता है कि ये कैटेगरी से हमको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों चीजें एक ही चीज को बिलोंग करती है, बट उनका जो मीनिंग है, उनका जो इम्प्लीकेशन है, दैट इज टोटली डिफरेंट. माय फर्स्ट सेंटेंस एंड थ्री सेंटेंस जस्ट नॉट मैचिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर्स हियर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस इन द थर्ड. बट यही मैं देखता हूँ सेकंड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, हर जगह हमको ऑर्गेनाइजेशन और आइडेंटिटीज की बात दिखाई दे रही है. ऐश्वर्या ने पिंक किया है 3 4 5 2. अनिकेत बोल रहे 4 3 5 2. See, I'm seeing there is this confusion on 4 3 5 2. तो बहुत सारे लोगों ने अरेंज कर दिया है 4 3 या 3 4. दोनों में से क्या होगा, हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं. Okay, I would want any of you to vouch for why 4 3. समय है 4 के बाद हेलो सर. क्या अनिमेश? सर सबसे हाँ मैं, आप बोलो चलो. सबसे पहले आइडेंटिटी को उन्होंने डिफाइन किया है कि आइडेंटिटी सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है ऑर्गेनाइजेशन का. उसके बाद उन्होंने और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया है. अगर हमको आइडेंटिटी का मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस आगे मतलब हम कैसे बढ़ेंगे. इट्स माय ओपिनियन. ओके, बट आइडेंटिटी का मीनिंग तो हमको नहीं तो भी कहीं नहीं बताया उन्होंने, एक्सेप्ट सेइंग दैट इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर. अनिमेश कुछ बोलना हेलो चाहते सर. हो? हेलो सर, आप एग्जैक्टली कुछ बोलना आइडेंटिटी का चाहते मीनिंग उनको एक्सप्लेन नहीं करना है. उनको कहना ऐसा है कि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, और फिर कैसे टाइप के हो सकते हैं वो 3 में थोड़ा और एलाबोरेट हो रहा है. नहीं, पर तुम वो फोर्थ का सिर्फ फर्स्ट पार्ट देख रहे हो ना. व्हाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन द सेकंड पार्ट व्हिच इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सी द क्लोजिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विल लीड अस टू द नेक्स्ट सेंटेंस. अरे जो सेंटेंस को आप जहां खत्म करोगे वहां से नया चालू होगा. तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देख रहे हो और उसके बेसिस पे आप थर्ड पे जंप कर रहे हो, जबकि फोर्थ का जो क्लोजिंग पार्ट है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. But there exist opposing views among sociologists about how identity affects organizational performance. Sir, if the author is saying this, then he or she needs to elaborate that how organizational performance, matlab how their views are opposing to each other. So for that we then go to third part, that for some organization we have complex, and then the second one which says that other believe that complex identity confuse audience about an organization's role or purpose. But ये यहाँ पे फिर आप फ्लो को ब्रेक कर रहे हो ना. Whilst in fourth you are saying but there exist opposing views among sociologists. So natural सी बात है भी, कोई ऑथर का लिटरेचर आप अगर पढ़ोगे तो आप बोलोगे ऑथर बोल रहे ऑपोजिंग व्यू है, तो भाई कैसे ऑपोजिंग व्यूज होते हैं. So that is what we need to check then. उस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो 4 के बाद मैं 3 ले रहा हूं, तो आई एम नॉट मूविंग ऑन टू एग्जिस्टिंग देयर एग्जिस्ट ऑपोजिंग व्यूज, बट वो चीज को मैं छोड़कर अब इस चीज पर आ जा रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज एंड नैरो आइडेंटिटीज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होती है. सो जब हम बाकी आइडेंटिटी की कर रहे हैं तो इज इट नॉट गुड टू फर्स्ट टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज एंड देन सेइंग दैट आइडेंटिटीज आर इंपॉर्टेंट बट देयर आर ऑपोजिंग व्यूज ऑन इट. अब स्टेप बाय स्टेप देखिए, इसको एनालाइज करते हैं अगर हम, ये जो बहुत जरूरी होता है बिकॉज दैट इज वेयर आई सेड द क्रक्स ऑफ इट लाइज. Others believe that complex identities confuse audiences. कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी ऑडियंस को कंफ्यूज करती है, ऐसा मान रहे कौन? अदर्स बिलीव. इसका मतलब है कि इनसे पहले भी कोई लोग हैं जिनकी एक अपनी बिलीफ है और वो बिलीफ प्रॉब्ली इसके दूसरी विपरीत होगी. ये लोग मानते हैं कि ये कंफ्यूज करती है ऑडियंस को. अदर्स आर बिलीविंग दैट दे कंफ्यूज ऑडियंस, मीनिंग देयर इज सम प्रीवियस ग्रुप दैट हैज सम अदर बिलीफ व्हिच डज नॉट feel that it confuse audiences.
थर्ड में हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल एंड नैरो आइडेंटिटीज, ये दो टाइप की हमको आइडेंटिटीज यहाँ पे बनाई गई है। अब आपकी बात बिल्कुल सही है कि आइडेंटिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम आइडेंटिटी की बात करेंगे और फिर हम उसके कैटेगराइजेशन की बात करेंगे। बट जब मैं फर्दर इसके एनालिसिस कर रहा हूं, ये जो फाइन लाइन है बिटवीन अंडरस्टैंडिंग हाउ वी नीड टू टॉगल द सेंटेंसेस सो दैट मेरा फ्लो ब्रेक नहीं होगा, लॉजिकल फ्लो मेरा ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके एनालिसिस का। तो जैसे ही मैंने फोर्थ में देखा कि मुझे ऑपोजिंग व्यूज चाहिए, और फिफ्थ में मैं देख रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज आर बेनिफिशियल, सेकंड में बोल रहा है कि दे कंफ्यूज ऑडियंस, तो नेचुरली मुझे ऑपोजिंग व्यू मेरे मिल गए। So I am looking for two opposing views when I am reading fourth. Fifth is stating a positive view where it is saying complex identities are beneficial. Second बोल रहा है negative view, तो मुझे दोनों opposing view यहाँ पे मिल गए. I can present these ideas after the sentence number 4 because 4 says there exist opposing views. Fifth बोल रहा है positive, 2 बोल रहा है negative. अब मेरे पास अगर ऑपोजिंग व्यूज है तो फोर्थ के बाद मैं सेकंड और फिफ्थ ऐसे भी कर सकता था। आई कुड हैव टॉक्ड ऑफ नेगेटिव व्यू फर्स्ट एंड देन पॉजिटिव, पर हमने तो ऐसा नहीं किया। हम क्यों पहले फिफ्थ को ले रहे फिर 2 को ले रहे? Sir, do start with other beliefs that therefore other कोई belief करे तो Exactly. there must someone सर Automatically comes to बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो। टू अपने आप को खुद ही अदर्स की पोजीशन में प्लेस कर रहा है, तो इट ऑटोमेटिकली बिकम सेकंड इन द रो बिकॉज दे आर मेंशनिंग अदर्स बिलीफ। सो उनसे पहले ही एक ग्रुप आ जाएगा जिनकी अपनी एक बिलीफ होगी। सो दोज हु थिंक दैट कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज आर बेनिफिशियल, दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ पीपल, एंड अदर्स बिलीव दैट दे कंफ्यूज ऑडियंस इज अनदर सेट ऑफ पीपल। सो यहाँ देखिए, मुझे दो ऑपोजिंग व्यू चाहिए थे, वो दोनों मुझे मिल गए हैं। ये सब बातें करने के बाद क्या थर्ड को मैंने लास्ट में लगाना चाहिए या थर्ड को मैंने स्टार्टिंग में लगाना चाहिए, इज ऑल दैट वी नीड टू डिस्कस नाउ एंड फिनिश इट ऑफ। क्योंकि 452 का तो एकदम अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको फ्लो को ब्रेक करना इज नॉट एडवाइजेबल। So since we've been talking about complex identity so much so in 452, I feel कि हमको third sentence को opening में लेना चाहिए so that on the onset we know that there are two kinds of identities and our focus, our discussion point today is going to be all about complex identities. क्योंकि वो हमको आगे दिख रहा है कि हम कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारा डिस्कशन करने के बाद कि कॉम्प्लेक्स के बेनिफिट होते हैं, ये होते हैं, फिर ये बोलना कि ऑर्गेनाइजेशन की दो आइडेंटिटीज होती है, कॉम्प्लेक्स एक नैरो, का क्या सेंस बनेगा? ये तो बोलना शुरुआत में ठीक रहेगा कि उनकी दो आइडेंटिटीज होती है, ऑपोजिंग व्यूज है, एक स्ट्रेटा बोलता है कॉम्प्लेक्स बेनिफिशियल है, एक बोलता है कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजिंग है। फिर आगे हम उसको और डिस्कस करेंगे और हो सकता है ग्रेजुअली वी विल मूव ऑन टू नैरो आइडेंटिटीज आल्सो। बट ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में, ये 4 सेंटेंस में मुझे अगर सारा डिस्कशन कंसोलिडेट करना है, आई कांट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस, राइट? सो समवेयर, क्योंकि 4, 5 और 2 स्ट्रांगली कनेक्टेड है, 3 को मुझे प्लेस करना है। अब ये स्टार्टिंग में आएगा या एंड में? आई फील इट शुड कम इन स्टार्टिंग एंड देयरफॉर आवर ऑर्डर वुड बी 3, 4, 5, 2। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम सारी चीजों पे सहमत हो जाए। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आपको प्रेजेंट कर सकता हूं कि मुझे कैसे लगता है वो ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे टू हैव डिफरिंग ओपिनियन ऑन दीज थिंग्स इज प्रीटी नॉर्मल, बट आपको बेनिफिट तब मिलेगा जब आप अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग को डेवलप करो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि ये पर्सपेक्टिव कैसे राइट हो रहा है और हमारी सोच में शायद कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, वो क्या हो रही है। अनलेस वी आर rethinking, realigning the way we are approaching these questions, the thought process will not develop properly. ये बहुत जरूरी है कि हम उसको realign करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये फिर से rearrange करके meaningful paragraph बनाना है। If you've seen a little line of text on website that says something like customers who bought this also enjoyed that, you have experienced this collaborative filtering first hand. यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है आपको ये सेंटेंस में?
Can this be my opening sentence? No. No. क्यों नहीं? Sir, collaborating filtering first hand must be explained before that. हाँ, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग फर्स्ट हैंड शुड बी एक्सप्लेन, और वो ज्यादा अगर हम उसको स्पेसिफिक रहे तो हम बोलेंगे एक्सपीरियंस दिस कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। दिस, ये दिस जो है ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये दिस कोई चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। कौन सी चीज है ये? दिस कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इज व्हिच कोलैबोरेटिव? So naturally I am looking for the reference of this somewhere. So this can't be my opening sentence. So maybe fourth. Maybe 4. Okay. Second क्या बोलता है? The problem with these algorithms, again we don't know which algorithms. These algorithms again is indicating towards something. Third, if you just bought a gardening book for your cousin, you might get a flurry of links to books about gardening recommending just for you. The algorithm has no way of knowing you hate gardening and only bought the book as a gift. Link with two. Yeah. The third link with second, but not an Third is opening linking statement. to second. Possibly yes. हो सकता है कि उसका लिंकिंग सेकंड के साथ रहे, बिकॉज वहां बोल रहे कि कुछ तो प्रॉब्लम है अल्गोरिथम के साथ, और थर्ड में उसको इलस्ट्रेशन के साथ दिखा रहे हैं कि ये ऐसा इसका लिमिटेशन आ सकता है. And fourth sentence is collaborative filtering is a mathematical algorithm. अब देखो collaborative filtering and mathematical algorithm, ये दोनों टर्म हमको यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. By which correlations and co-occurrences of behaviors are tracked and then used to make recommendations. See, correlation and co-occurrences का मतलब क्या होता है कि भाई जो बंदा समझ के चलो कि ब्रेड खरीदता है वो उसके साथ बटर लेता है. ये हो गया co-occurrences and correlations of the events. एक चीज जब हम लेते हैं तो उसके साथ दूसरी लेते हैं. अगर आपने Amazon पे परचेसिंग की होगी तो आपको दिखेगा that people who bought this also bought these करके फॉलोइंग में आपको नीचे बहुत सारे और कुछ चीजें ये बताते. Now what is it that they're doing? ये collaborative filtering mechanism पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें previous behaviors and occurrences को इन्होंने स्टडी किया है, और जब आप वो चीज करने जाते हो तो बोलता है कि जो इंसान ये चीज कर रहा है वो इसके साथ ये भी करता है तो इसको भी शो करो. हो सकता है ये बंदे के ध्यान में ना आ रहा हो कि मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन उसको जब वो हम कपलिंग दिखाएंगे दोनों प्रोडक्ट की, he might end up purchasing the product. तो इस चीज को कोरिलेशन एंड को-अकरेंसेस बोलते हैं. तो जो फोर्थ वाला हमारा सेंटेंस है ये कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग को बहुत अच्छी से डिफाइन कर रहा है कि ये क्या है, और ये भी हमको बताता है कि ये एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम है. तो जब हम दीज एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि एल्गोरिथम हैज नो वे, तो हमको पता है हम ये मैथमेटिकल एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं जिसको यूज करके कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग की जाती है. So यहाँ देखिए जब हमने एनालिसिस किया तो दिस कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इज रेफरिंग टू व्हिच कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. आई नीड टू सर्च फॉर दिस. These algorithms are like which algorithms? The algorithm has no way of knowing. So this says there is an example, the limitation of this algorithm. और यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. कब हम किसी चीज के साथ THED लगाते हैं? आर्टिकल का रूल क्या बोलता है? आर्टिकल the and are articles. For universal truths. Universal truth. जब स्पेसिफिक होना होता है. Specific object. When you talk about the specific object, so object will only become specific when a common noun has got a repeat reference. Then we know we're talking about which particular thing. So you talk about a dog, and then in the following sentence you say the dog. We know we're talking about the same dog that we referred to in the previous sentence. तो इसीलिए जब मैं दी एल्गोरिथम बोल रहा हूं तो हम कोई एक ऐसे एल्गोरिथम की बात करें जिसका मेंशन प्रीवियसली हो चुका है, और इसीलिए मैं यहाँ पे दी एल्गोरिथम लिख रहा हूं बिकॉज देयर इज अ रिपीट रेफरेंस. तो ये मेरा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता. दी एल्गोरिथम, दिस एल्गोरिथम मेरा ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता. दिस कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग मेरा ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता. So naturally fourth is going to be my opening sentence which is defining the term.
डेफिनेशन ऑफ कोलैबोरेटिव हमको यहाँ पे क्लैरिटी से दिख रहा है, ठीक है। सो फोर्थ इज गोइंग टू बी एन ओपनिंग सेंटेंस, फिर इसके आगे दिस कोलैबोरेटिव हमको बोला गया है। सो नेचुरली अब हमको पता चल गया कि किस कोलैबोरेटिव की हम बात कर रहे हैं। तो 4 के बाद क्या आएगा? 1 1 आएगा, वेरी गुड। उसके बाद में 2 3 3 2 and 3, because 3 and 2, see now if you are saying 3 and 2, now 3 is telling you the limitation of the algorithm. तो जब तुम algorithm already देख चुके हो, उसका example तुम देख चुके हो, फिर ये बोलना the problem with these algorithm is that they do not take into account, is like reiterating that idea. So it is always advisable to first cite out the problem and then exemplify. आपको examples हमेशा idea को strengthen करने के लिए put up करना है। So पहले comes the idea that there is a limitation and then I explain that limitation through an example is what should ideally be done. So इसलिए जो example है ये मेरा last आएगा. This is going to be my closing sentence. So we start with collaborative filtering 4, then go on to 1 saying कि collaborative filtering क्या है। तो अगर तुमने ऐसा कुछ देखा है कि जो कस्टमर ने ये खरीदा है उसने वो एंजॉय किया and all that, then we are referring to collaborative filtering। 2 में बोला है लेकिन ये algorithm के कुछ प्रॉब्लम्स है, और 3 में उसको एक्सप्लेन किया है कि क्या वो लिमिटेशन है, ठीक है। सो 4 1 2 3 is going to be a good logical flow। आगे मूव करते हैं। अगेन आपको रीअरेंज करना है, जंबल सेंटेंस का क्वेश्चन है। फिर से आप कनेक्टिंग वर्ड्स ढूंढिए। हो सकता है कि लिटरल मीनिंग आपको समझ में ना आए, बट अगर हम कनेक्टिंग वर्ड्स बराबर से जोड़ पाए तो आई एम श्योर वी कैन स्टिल मेक अ लॉजिकल पैराग्राफ आउट ऑफ दिस। ऑल राइट, काफी थिंकिंग हो गई इस पर। नाउ लेट अस गो अहेड एंड एनालाइज दिस क्वेश्चन। वी विल ऑल लिव अंडर मॉब रूल अंटिल देन, व्हिच डजंट हेल्प एनीवन। यहाँ पे सबसे बड़ा तो कैचवर्ड है until then, मतलब until when, that is my question। भाई कब तक आप बोल रहे हो until then, लेकिन वो until then क्या है? सो सीधी सी बात है यार कि until then अगर यहाँ पे है मेरे पास में, तो ये मेरा ओपनिंग सेंटेंस तो नहीं हो सकता है, बिकॉज until then क्या, until when is what I am looking for। So one definitely can't be my opening sentence। Perhaps we need to learn, शायद हमें सीखना पड़ेगा, perhaps शायद हमें सीखना पड़ेगा। अरे क्या शायद सीखना पड़ेगा? Can this be my opening sentence? I can't start with शायद हमें सीखना पड़ेगा। So it says perhaps we need to learn to condense the feedback we receive online so that 100 replies carry the same weight as just one। कंडेंस करना फीडबैक को। सो इसका मतलब ये हो गया कि अज्यूम करिए कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए यू आर सेइंग दैट यू नो द प्रोडक्ट इज बीइंग डिलीवर्ड लेट। सो ऐसे अगर 100 रिप्लाईज 100 फीडबैक्स आए हैं तो मुझे उसको एक फीडबैक की तरह देखना पड़ेगा जो बोलता है कि हाँ प्रोडक्ट लेट आया, ओके ये एक कंप्लेन है लोगों की, आगे क्या। वी शुड से 100 फीडबैक्स आए हैं विच आर सेइंग कि प्रोडक्ट लेट आता है। सो प्रोडक्ट लेट आता है इज वन फीडबैक, वी शुड बी एबल टू लुक एट दैट एज जस्ट वन फीडबैक। ये हमको सीखना पड़ेगा कि हम उसको कंडेंस करें। आगे देखिए, learn how to deal with legitimate criticism as we grow more comfortable with social media conversations being part of the way we interact every day। we are going to have to learn, there is a need identification here कि जैसे जैसे हम कंफर्टेबल हो रहे हैं सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशन के साथ, हमें सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म के साथ कैसे डील किया जाता है। लेजिटिमेट मतलब जो राइट टाइप का क्रिटिसिज्म हो, जो अलाउड है, जो आप सही बात कर रहे हो, उस तरह का क्रिटिसिज्म अगर आता है तो उसको कैसे डील किया जाए। और फाइनली फोर्थ बोल रहे हैं अ न्यू नॉर्म विल अराइज, एक ऐसा नया नॉर्म आएगा वेयर इट इज कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल टू रिप्लाई विद द सेम पॉइंट दैट डजन्स ऑफ अदर्स हैव ऑलरेडी। इसका मतलब ऐसा आ गया कि एक ऐसा नॉर्म भी आ जाएगा जहां पे वो सेम रिप्लाई आप फिर नहीं कर पाओगे जिसपे ऑलरेडी कई लोग फीडबैक दे चुके हैं। अब आपको अगर कुछ बोलना है तो कुछ नया बोलिए, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट द प्रोडक्ट इज बीइंग डिलीवर्ड लेट। अब आप बोलो प्रोडक्ट इंफीरियर है, आप बोलो प्रोडक्ट काम नहीं करता, प्रोडक्ट का कोई और प्रॉब्लम है, सर्विस का कोई और प्रॉब्लम है, दैट इज फाइन। यू कांट
talk about it coming late again and again. तो ऐसा एक नॉर्म आ जाएगा. कब आ जाएगा? लेकिन जब हम इसको कंसोलिडेट करना सीख जाएंगे, जब हम उसको किसी एक फीडबैक की तरह देखेंगे, तो ये बात होगी विल अराइज इज टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर. सो हम बात कर रहे हैं ये सारी चीजों की किस कंटेक्स्ट में? सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में. तो सबसे पहले मेरा ओपनिंग सेंटेंस देयरफॉर आना चाहिए थी, बिकॉज ये जो क्वेरीज मेरी रेज हो रही है अंटिल देन, सो टिल समथिंग हैपेंस, तब तक हमको ऐसे ही रहना पड़ेगा मॉब रूल के अंडर में, विच डजंट हेल्प एनीबॉडी. सो अंटिल व्हेन. नाउ दिस इज द सजेस्टिव एक्शन दैट वी शुड टेक, that is we should learn to consolidate 100 replies as one. Then there is a problem statement, that is need to learn to cope with the legitimate criticism. So this is being posed as a problem. And future of this issue, तो इसका future हम क्या देखते हैं? So हमको, हम बोल रहे हैं legitimate criticism को हमको डील करते आना चाहिए. इसके लिए जरूरी होगा कि हम 100 रिप्लाईज को एक रिप्लाई की तरह देखें, और जब हम ये करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे एक ऐसा नॉर्म आ जाएगा कि आप रिपीटेटिवली सेम चीज की बात नहीं कर सकते. पर ये जब तक नहीं होता, जब तक ऐसा नॉर्म नहीं आता, वी विल ऑल हैव टू लिव अंडर द मॉब रूल. मॉब रूल मतलब मेजॉरिटी इज पावर. सो जो जनता की आवाज है वो सही है, इस चीज के अंडर में हमको रहना पड़ेगा तब तक जब तक नया रूल ये नहीं आ जाता कि आप रिपीटेटिव पॉइंट्स नहीं दे सकते. और ये जो है तब तक हमको रहना पड़ेगा, बिकॉज मॉब रूल में तो वही वो चीजें रिपीट होके आती रहेगी, बट इट डजंट हेल्प एनीवन. वो आ गया ना, एक पॉइंट आपने बोल दिया, and if we are working on it, we already know this is what it is. Now 10 people, 100 people, 200 people saying same thing will not help, is what it says. ठीक है. So इसका लॉजिकल ऑर्डर हमारा आ जाएगा 3, that is generally talking about social media conversation. 2, learning to condense 100 as one. 4, when this happens, the repetitive things will not be acceptable, and till this happens, we will have to live under the mob rule, which doesn't help anybody. So 3, 2, 4, 1 is going to be a good logical sequence. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. Odd one out. So 2 more questions to go now, then we're done with the session. बहुत केयरफुली, बहुत क्रिटिकली इसको रीड करिए. अच्छा क्वेश्चन है. Okay. Now see, this is the question that will be classified as the difficult one, because it's not easy to interpret this question. And this is where I have been saying that even if you go online, you would see that many presenters have toggled these questions, they've not been able to substantiate or explain properly as to why a particular order or why this is going to be an odd one out. So attending these sessions is going to be extremely important, because if you miss on these sessions, there's no other way you can gain clarity over these questions and understand as to what is the problem with these questions. There are no other sources available for the discussion of these questions. तो यहाँ पे देखिए, अब इसका एनालिसिस हम करते हैं. यहाँ स्टेटमेंट नंबर 2 में जो वर्ड्स हमको समझने हैं, वन इज व्हाट इज टोटेम. टोटेम का मतलब अ नेचुरल ऑब्जेक्ट और एनिमल दैट इज बिलीव्ड टू हैव स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस. सो टोटेम इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, जबकि हम हमारे सेंटेंसेस में देख रहे हैं स्टैट, ट्रॉन एंड मैटिक एंड टेक्नोलॉजी एंड स्टैनफोर्ड में सफिक्सेस निकले हैं, एंड दैट 5th में हम इलेक्ट्रॉनिक एंड एटॉमिक एज की बात कर रहे हैं. तो एक ओवरऑल फर्स्ट फीलिंग तो हमको यही आ रही है कि यहाँ पे हम टोटेम की बात कर रहे हैं जिसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस या उससे लेना देना है. हाई मॉडर्निज्म, हाई मॉडर्निज्म जनरली वी टेंड टू गेट कंफ्यूज विद हाई मॉडर्निज्म एंड टेक्नोलॉजी. Now modernism is more related with the culture, with fashion, with art, with these forms, and less with the technology, I would say. So modernism should not necessarily mean an upgraded technology, but it is more commonly used in context of the art, culture, clothing, etc. और मॉडर्निज्म का मतलब क्या होता है? कोई पर्टिकुलर चीज चलती आई है कई समय से, जब उसमें हम बदलाव करते हैं सोचकर कि अब ये रिडंडेंट हो चुकी है, देयर इज अ चेंज दैट इज रिक्वायर्ड, देन दैट इज व्हाट वुड बी कैटेगराइज्ड एज मॉडर्निज्म. तो इसमें हम स्पिरिचुअल, मॉडर्निज्म, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल मोड की बात कर रहे हैं.
डिक्रीड का मतलब होता है ऑर्डर या कमांड। जैसे जब कोर्ट में कोई केस आपका चल रहा होता है और आपको ऑर्डर मिलता है कोर्ट से कि ठीक है ये फाइनल ऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड डिक्री, कि मुझे डिक्री मिली है कोर्ट से, मतलब कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर दे दिया। सो ये जो चीजों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज नॉट जेलिंग वेल विद द टेक्नोलॉजी, द साइंस दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इन आवर अदर 4 sentences. सो मुझे लगता है कि ये काफी अपरेंट हो जाता है कि ऑड वन आउट इज गोइंग टू बी 2। जो लोगों ने 3 को बोला है ऑड वन आउट, दे प्रॉब्ली हैव नॉट interpreted the meaning of morphemes. The morphemes here mean smallest meaningful unit of language. Morphemes वो words होते हैं जिनका अपना एक मीनिंग होता है, लेकिन ये मीनिंगफुल तब हो जाता है जब इसको हम कंबाइन करते हैं दूसरे वर्ड्स के साथ, मतलब इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, इसको कुछ अटैच करते हैं। आपने जैसे रूट वर्ड के क्लासेस अटेंड किए होंगे इंग्लिश में, उसमें होता है जैसे कॉमन वर्ड हम लेके चलते हैं, से गैमी। So gamy has got something to do with the marriage. So polygamy हो गया, monogamy हो गया, oligopoly हो गया, something of that sort. So हम एक रूट वर्ड पकड़ते हैं, लेकिन जब उसको अटैच करते हैं तो उसका मीनिंग बनना शुरू हो जाता है। वैसे ही मॉर्फीम्स होते हैं जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लैंग्वेज का, जो अपने आप में शायद बहुत कुछ कम्युनिकेट ना करे, उसको हमको इंटरप्रीट करना पड़ेगा कि इसका मतलब ये है, बट व्हेन यू स्टार्ट कंबाइनिंग इट विद द अदर थिंग्स इट स्टार्ट मेकिंग सेंस। ठीक है, तो ये मॉर्फीम्स की हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। और हमारे पास में क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट में, ये जो सफिक्स इन्होंने रॉबर्ट ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, जैसे ट्रॉन हो गया, मैटिक हो गया, स्टैट हो गया, ही इज कॉलिंग दिस एज एन एम्बॉडिड सिग्नल। मतलब ऐसे ये सिंबल्स है जो इंटीग्रेटेड है और ये किसी चीज को पर्सोनिफाई करते, मतलब ये आइडेंटिटी देते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्बॉडिड सिंबल्स। ऐसे सिंबल जो इंटीग्रेटेड होते हैं और पर्सोनिफाई करते किसी चीज को, मतलब एक आइडेंटिटी देते हैं। जैसे हम लोगोस देखते हैं, जैसा एप्पल के फोन पे आप देखोगे एक एप्पल होगा, सो वो एप्पल क्या है, वो इंटीग्रेटेड सिंबल है जो उसको पर्सोनिफाई कर रहा है, वो फोन को एक नाम दे रहा है कि ये एप्पल का फोन है। सो ऐसे ही ये बोल रहा है कि ये जो सफिक्सेस है, ट्रॉन हो गया, मैटिक हो गया, स्टार्ट हो गया, ये भी एम्बॉडिड सिंबल की तरह इसको देख रहे हैं। और इसके बारे में इन्होंने फर्दर बात की है, जैसे यहाँ 1 में हम देखेंगे तो स्टार्ट सिग्नल समथिंग मेजरेबल, कोई ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे मेरे पास में वर्ड हो गया थर्मोस्टैट, सफिक्स का मतलब है जो बाद में लगेगा वर्ड के, सो थर्मो पहले आ गया, स्टैट बाद में लगा, थर्मोस्टैट। सो ऐसी चीज जो हीट को मेजर करेगा उसको हम बोलते हैं थर्मोस्टैट। मैटिक, मैटिक का मतलब हो गया एडवर्टाइजर द फ्री लेबर। सो व्हेन आई से ऑटोमेटिक, मतलब अपने आप चलने वाला, सो ये हो गया ऑटोमेटिक। आई एम कमिंग टू दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेराल्डिक, जब हम थर्ड सेंटेंस पे आएंगे हम उसका डिस्कशन करेंगे वैष्णवी। और ट्रॉन यहाँ पे हो गया जो कि कंट्रोल को इंडिकेट करता है। सो जब मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका मतलब हो गया ऐसी कोई चीज जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कंट्रोल होती है, या इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल होती है, इलेक्ट्रॉन से कंट्रोल होती है। सो देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें जो इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है और जो बोल रहे हैं कि एम्बॉडिड सिंबल्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ। और क्यों कर सकते हैं, बिकॉज स्टैट बताता है मेजरेबल है, मैटिक बताता है ऑटोमेटिक है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऑपरेशनल्स के बारे में बता रहा है ट्रॉन। तो ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी को रिलेट करती है, और इसीलिए 3 सिंबल्स जो है ये एम्बॉडिड सिंबल्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। अब जब मैं बोलता हूँ कि एम्बॉडिड सिंबल की तरह यूज किए जा सकते हैं, तो यहाँ देखिए जो थर्ड सेंटेंस हमारा है जो बोल रहा है कि लाइक द हेराल्डिक शील्ड्स ऑफ एंशिएंट नाइट्स। हेराल्डिक या हेराल्ड्री ये बेसिकली एक वो आर्ट होता है जिसके थ्रू हम आर्मर्स वगैरह बनाते हैं और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डिजाइन बनाई जाती है। तो ये जो एक पूरा सिस्टम होता है आर्मर्स बनाने का, उस पर एक डिजाइन बनाने का, इसको हम बोलते हैं हेराल्ड्री। एंड हेराल्डिक वुड रेफर टू दोज एंशिएंट टाइप ऑफ armors and shields that were made at that point of time. So heraldic refers to ancient or historic. So जैसे हम देखते थे कि ancient time में जो knights होते थे, इनकी जो shields होती थी, इसके ऊपर में कोई चीज, कोई सिंबल होता था which was an indication of कि हम इस राज्य को बिलोंग करते। तो ये उसकी आइडेंटिटी होती थी, और ये आइडेंटिटी अपने दुश्मनों और दोस्तों के लिए, दोनों के लिए बनती थी। मतलब दोस्त भी समझते थे कि ये कौन सा किंगडम है, और दुश्मन भी जानता था कि ये कौन सा किंगडम है।
ऑन अ सिमिलर लाइंस ये जो मॉर्फीम्स है जिसको हम ट्रॉन, मैटिक एंड स्टार्ट बोल रहे हैं, दिस कैन बी पेंटेड ऑन साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज एंड प्रोक्लेम वंस हिस्ट्री एंड अचीवमेंट्स। तो ये हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि इन मॉर्फीम्स को हम सिमिलर वे में यूज कर सकते हैं जैसे पुराने जमाने में सिंबल्स यूज किए जाते थे अलग अलग डायनेस्टी को या किंगडम को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे पैराग्राफ के साथ ये आइडिया जेल कर रहा है, बिकॉज आई एम टेकिंग अ सपोर्ट ऑफ एन एग्जाम्पल, आई एम कंपेयरिंग इट विथ समथिंग कि क्यों हमको लग रहा है कि ये यूज हो सकते हैं, बिकॉज मॉर्फीम्स पहले भी यूज हुए, शॉर्ट फॉर्म्स कुछ ना कुछ सिंबल्स पहले यूज होते थे टू शो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर किंगडम or a dynasty. And fifth says to gain the suffix was to acquire a proud and optimistic emblem of the electronic and atomic age. So ये suffix को gain करना एक proud achievement है when it comes to the world of electronics and atomic age. तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको define कर रहे हैं तो embodied symbol का मतलब something which is tangible or something that gives it a form or a meaning, तो उसको हम embodied symbol बोलते हैं. Stat, matic and tron are these three terms that has already been talked of in fourth. And therefore my logical order for this particular question would be that fourth में हम बोल रहे हैं कि इसने बोला ये embodied symbols है, ये suffixes are embodied symbols. क्यों बोला उसने? What is embodied symbol? उसको elaborate हम third में कर रहे हैं कि जैसे पुराने जमाने में वो चीजें यूज होती थी उसी तरह साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज इन वर्ड्स को इंटीग्रेट कर सकती है अपने नाम के साथ और ये उनकी हिस्ट्री या अचीवमेंट को दर्शाएगा दोनों के, दोस्तों के लिए और दुश्मनों के लिए. अब इन वर्ड्स को तो ये इंटीग्रेट कर सकते हैं एज इन सिंबल, बट इनका मीनिंग क्या है तो वो हमने वर्ड फर्स्ट में देखा और फिफ्थ में हमने बोला कि इसको इजाद करना, इसको फाइंड आउट करना वाज एन अचीवमेंट. सर 4 के बाद पहले 1 क्यों नहीं आएगा? 1 के बाद फिर 3 और फिर 5. लॉजिकली बिल्कुल सही है आपकी बात कि जहां पे मैंने वर्ड इंट्रोड्यूस किया तो मुझे फिर उसका डेफिनेशन में चले जाना चाहिए. अब उसको वैसे रीड करके देखो, 4 के बाद में 1 करो और 1 के बाद में 3 करो. The historian Robert calls the suffix tron along with matic and stat embodied symbols. अब ये इसको embodied symbols क्यों बुलाता है? Why is he calling it embodied symbols? अब इसके बाद तुम बोलते हो stat signaled something measurable, matic advertised free labor and tron above all indicated control. ये तो इनके मीनिंग हो गए कि ये क्या दर्शाते हैं, लेकिन तुम इनको embodied symbol क्यों बुला रहा है ये बंदा? इसका तो मुझे एक्सप्लेनेशन 1 में नहीं मिला. इसका एक्सप्लेनेशन 3 अगर हम देखते हैं, लाइक ये embodied symbols क्यों है? जैसे कि heraldic shields of ancient knights में these morphemes were painted onto the names of scientific technologies to proclaim one's history and achievements to friends and enemies alike. ये इसको अब हमने कंपेयर किया कि इसको embodied symbol हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे पुराने जमानों में होता था कि शील्ड्स और आर्मर्स के ऊपर में कोई चीज उसके ऊपर में वो प्रिंट होती थी, वैसे ये मॉर्फिम्स को साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में प्रिंट किया जाता है प्रोक्लेम करने के लिए उनकी हिस्ट्री या उनका अचीवमेंट. सो दैट इज वेयर इट इज जस्टिफाइंग दैट व्हाई एम आई सेइंग इट इज एम्बॉडिड सिंबल. अगर मैं ये इसके बाद में 1 लिख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कुछ छूट रहा है हमारा, बिकॉज इट इज नॉट जस्टिफाइंग दैट व्हाई इज ही कॉलिंग दीज थिंग्स एज एम्बॉडिड सिंबल. आप कॉलिंग ट्रॉन मैटिक स्टैट को फिर से छोड़ दो और तुम बोलो ही इज कॉलिंग दीज थिंग्स एज एम्बॉडिड सिंबल्स. व्हाई? वो जो कंसोलिडेट करने वाला हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था ना कि हमको सीखना पड़ेगा कंसोलिडेट करना एज वन थिंग, वैसे यहाँ पे फ्यू थिंग्स आर मेंशन्ड व्हिच आर बीइंग कॉल्ड एज एम्बॉडिड सिंबल्स. व्हाई? ये हमको देखना पड़ेगा. जब तक मुझे ये नहीं समझ में आएगा मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं कि वो ट्रॉन मैट स्टार्ट क्या होता है. व्हाई इज ही कॉलिंग इट एम्बॉडिड सिंबल? तो अब ये जो उसको बोल रहा है कंपेयर करके बता रहा है कि जैसे पहले होता था कि ये मॉर्फिम्स को भी हम पेंट कर सकते हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में टू प्रोक्लेम वंस हिस्ट्री एंड अचीवमेंट. तो ये हम पहले कर दे. अब हम बताएं कि ये तुम क्यों बोल रहे हो कि टेक्नोलॉजी में इसको यूज किया जा सकता है, बिकॉज ये फर्स्ट वाले में तो हमको नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी में यूज होगा.
जो फोर्थ सेंटेंस है आपका वो ये नहीं बोलता है कि इसको टेक्नोलॉजी में हम यूज करेंगे, ये सिर्फ बोलता है कि ये एम्बॉडिड सिंबल है। फिर थर्ड बोलता है कि इसको हम टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं उस तरीके से जैसे पुराने जमाने में यूज होता था। अब क्योंकि तुमने यहां बोला इसको टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं, तो वन में मुझे अब उसको एक्सप्लेन करके बोलना पड़ेगा कि स्टैट मेजरेबल है बताता है, मैटिक बताता है कि लेबर फ्री है, और ट्रॉन बताता है कि ये कंट्रोल से रिलेटेड ये दिखाता है कि कैसा टाइप का कंट्रोल है। नाउ ऑल दीज थिंग्स हैज गॉट समथिंग टू डू विद द टेक्नोलॉजी। तो अब मुझे समझ में आया कि तुम क्यों बोल रहे हो कि इसको टेक्नोलॉजी में यूज करना चाहिए, बिकॉज स्टैट का मतलब, मैट का मतलब, ट्रॉन का मतलब, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और फाइनली हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि ये सफिक्स मिलना या इसको इजाद करना, इसको इन्वेंट करना इन नेम्स को was a proud moment because इलेक्ट्रॉनिक एंड एटॉमिक एज में ये बहुत बड़े एम्ब्लेम बन के उभरते हैं, क्योंकि हमारी लार्जली सारी चीजें कहीं ना कहीं मैटिक, ट्रॉन और स्टैट पे डिपेंड करती है। ये उसका नेचर ऑफ वर्क, उसका नेचर ऑफ ऑपरेशन ये हमको दिखाती है। सो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये तीनों सफिक्सेस को अक्वायर करना या इसको निकालना, इसको इन्वेंट करना, आइडेंटिफाई करना। सो इस तरह से ये एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाता है जिसमें 4315 बाय ऑल लॉजिकल सेंस, जहां मुझे वर्ड इंट्रोड्यूस होते हैं उसका मीनिंग अगर कहीं दिया जाता है तो मुझे वहां जंप करना चाहिए, और वो मैं कर भी रहा हूं। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इमीडिएटली अगर मैं जंप करता हूं तो मेरा लॉजिकल पैरा बन नहीं पाएगा। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये आसान क्वेश्चंस में नहीं आता है। दिस इज डेफिनेटली ट्रीटेड एज वन ऑफ द डिफिकल्ट एंड इंट्रिकेट क्वेश्चंस। तो अगर आप इसको डिकोड कर पाते हो तो आपको करना चाहिए, नहीं कर पाते हो तो बहुत समय स्पेंड नहीं करना चाहिए। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो आपको ठीक ठाक लगता है वो ऑर्डर बनाकर आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बट हम इसको लंबा डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे आपको एक लाइन ऑफ थिंकिंग मिलेगी कि हाँ यार इतना क्रिटिकली देखना पड़ता है, इतना सोचना पड़ता है, आई कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। वो पर्टिकुलर सिंगल वर्ड भी पूरा मीनिंग चेंज कर रहा है, उसको भी एक्नॉलेज करना होगा। सो until and unless we discussing like this, हमारा प्रॉपर लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप नहीं होगा, एंड इट टेक्स टाइम, ट्रस्ट मी इट टेक्स टाइम, ठीक है। सो हम इसके बाद में एक फॉलोइंग और सेशन जब करेंगे तो उसमें और हमको स्कोप मिलेगा कि थोड़ा हम ज्यादा डिस्कस करें। और आज जो आपके माइंड में होगा कि सर इतना होता है क्या और इतना बारीकी से देखते हैं क्या, ऐसे होगा क्या, तुमको समझ में आएगा ऐसे ही होता है, और इसीलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। सर ये मेनली रीडिंग से आएगा कि ऐसे क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करने से आएगा? सॉल्व करने से आएगा, थिंकिंग से आएगा। रीडिंग के लिए बेटा बहुत बड़ा ओशन है ये सारा इंग्लिश लिटरेचर जो है, और तुम किसी भी तरह का रीडिंग करो, तुम एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं बोल सकते कि मैं सब टाइप की चीजें पढ़ चुका हूं। क्या चांसेस है कि तुमने ये टाइप की रीडिंग करी होती इवन अगर तुमने 100 नॉवेल्स पढ़े होते। और मैं जो नेक्स्ट सेशन में लेने वाला हूँ स्लॉट 2 के क्वेश्चंस, वो पढ़ने के बाद तुम सोचोगे कि सर ये सब क्या है, ये हमारे साथ में क्यों हो रहा है। तो कैसा है कि रीडिंग तो मैं जरूर बोलता हूँ कि डाइवर्सिफाइड होनी ही चाहिए। आप सिर्फ अपने कंफर्ट एरियाज में रीड मत करिए, आप उन एरियाज में रीड करो जिसका और ना छोड़ तुमको मालूम है। और फिलोसॉफी में हमने देखे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, पैराग्राफ्स आते हैं, तो ये एक एरिया है जिसको डेफिनेटली हमको मास्टर करना चाहिए, रीड करना चाहिए। साइकोलॉजी पे हमने देखा है, मेंटल इलनेस पे हमने देखा है क्वेश्चंस आते हैं, टेक्नोलॉजी पे हमने देखा है क्वेश्चंस आते हैं। Basically, questions are framed on all aspects of our life. You should do as diverse as possible. आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो दैट इज फॉर गेटिंग एक्वेंटेड विथ व्हाट इज इट दैट वी टॉकिंग अबाउट। तुमको सब्जेक्ट मैटर के बारे में कुछ नॉलेज होगा तब तो तुम उसमें बातचीत या सोच समझ लगाओगे अपनी। सब बाउंसर ही जाएगा, तुमको समझेगा ही नहीं तो तुम क्या सोचोगे उसके बारे में। तो एक फंडामेंटल आइडिया डेवलप होने के लिए थोड़ा सा वेरिड रीडिंग करना जरूरी है। बट वो होने के साथ साथ जितना ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे और उस पर थिंक करोगे, ना कि एक्सेप्ट करोगे बट थिंक करोगे। जैसे तुम मेरे अगर ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हो तो तुमको तुम्हारे ऑर्डर को भी चैलेंज करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मुझे स्ट्रांगली क्यों लग रहा है कि ये 4 के बाद 1 ही आएगा, और 1 के बाद 2 आ रहा है क्या, क्यों नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो चेंज करने से क्या वो आएगा। जब तक तुम कन्विंस नहीं हो तुम्हारा लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप नहीं होगा। तो वो तुमको अपने आप को कन्विंस करना है। मैं अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स प्लेट में रख चुका हूं,
ये प्लेट मैंने परोस दी है, अब तुमको इसको इत्मीनान से खाना पड़ेगा, मंच करना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा और उसको आत्मसात करना पड़ेगा समझ के, ठीक है? यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के डे का। आइडियली ये लास्ट क्वेश्चन आना था, बट मुझे ऐसा लगा कि यार भारी मन से तुम सबको छोड़ दूं मैं तो अच्छा नहीं रहेगा, तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा लास्ट बट वन ऑर्डर में डाल दिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये ऑड वन आउट का है, फिर से हमको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है और फिर एक लॉजिकल पैराग्राफ बनाएंगे। सी ये रीडिंग को ऐसे नहीं करना चाहिए कि डेफ की बात हो रही है और ऐसे, तो जहां जहां डेफ दिख रहा है वो सब साथ में जाएगा, जिसमें नहीं दिख रहा वो ऑड वन आउट हो जाएगा। That is again what could be categorized as superficial reading, I would say. So I would strongly recommend कि आप carefully read करें चीजों को, उसका मीनिंग समझे, कौन सा चीज किसके साथ क्लब होता है वो देखिए, उसके बाद डिड्यूस करें। अरे तुम लोगों को इतना मैंने अच्छे से बताया था कि जहां जहां मुझे प्रोनाउंस दिखते हैं वो भले डेमोन्स्ट्रेटिव हो, पॉजेसिव हो या प्रॉपर प्रोनाउंस हो, आस्क क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई व्हाट आर दे इंडिकेटिंग, ये सबसे बड़े कैचेस है आपके। चलो साथ में एनालिसिस करते हैं इसका, लेट्स स्टिक टुगेदर। सबसे पहला सेंटेंस है, हिज आइडिया टू यूज साइन लैंग्वेज वाज नॉट कंप्लीटली न्यू आइडिया एज नेटिव अमेरिकन्स यूज्ड हैंड जेस्चर्स टू कम्युनिकेट विद अदर ट्राइब्स। हिज आइडिया, नेचुरली घंटी बजी, हुज आइडिया। अब हिज तो यार ह्यूमन बीइंग हो गया ना, ये पर्सन के लिए यूज हो रहा है, आदमी के लिए यूज हो रहा है। अब मुझे बताइए इससे रिलेटेड नाउन्स कौन से हैं मेरे पास में? अगर इससे पहले कोई नाउन आना है तो कौन सा नाउन आएगा? एरिस्टोटल। यस, एक मेरे पास एरिस्टोटल है और पेड्रो एक पेड्रो है। अब हमारे पास एरिस्टोटल भी है, पेड्रो भी है। अब मैं क्या करता हूँ, चलो हीज में मुझे पता चल गया कि दो नाउन मेरे पास है, दोनों में से कोई एक शायद इसके पहले आएगा, तो मैं ये सेंटेंस को फिर पढ़ता हूँ, हिज आइडिया टू यूज साइन लैंग्वेज, इसका आइडिया पर्टेनिंग टू यूज इन साइन लैंग्वेज मुझे चाहिए। तो ये ऐसा व्यक्ति है जो साइन लैंग्वेज से रिलेटेड है। क्या एरिस्टोटल के इसमें साइन लैंग्वेज की बात की जा रही है? नहीं, फोर्थ वन पेड्रो है जिसने क्रिएट किया है एक फॉर्मल साइन लैंग्वेज फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड। सो पेड्रो का ताल्लुक है साइन लैंग्वेज से, तो उसका आइडिया था ये साइन लैंग्वेज यूज करने का। सो नेचुरली मुझे हिज आइडिया में ये तो क्लियर हो गया कि ये पेड्रो के साथ में कनेक्ट हो रहा है। इसमें कोई डाउट है किसी को? ओके, सो ठीक है, 4 और 1 हम देख रहे हैं रिलेटेड है। अब इसका हम फर्दर एनालिसिस करते हैं। थर्ड में मेरे पास वर्ड है प्रेज्यूम्ड। People who were born deaf were denied the right to sign a will, as they were presumed to understand nothing, because it is not possible that they have been able to learn to read or write. एक presumption है, मतलब एक प्री नोशन है। प्रेज्यूम का मतलब क्या होता है? प्री नोशन, पहले से हमारी सोच होती है, पहले से हम एक अज्यूम करके रखते हैं ऐसे ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोगों ने आकर ये सेशन अटेंड किया, तो तुम्हारा एक अजम्पशन होगा कि यार ये एरिया में हमको डिफिकल्टी है और इसको अटेंड करने से ये डिफिकल्टी सॉल्व होगी, कुछ हमको सीखने मिलेगा। जो लोगों ने अटेंड नहीं किया ये सेशन, उनका एक प्री नोशन है कि इंग्लिश लैंग्वेज कोई सिखा नहीं सकता हमको, अगर हमको नहीं आता है तो हमको नहीं आता है, देयर इज नो यूज अटेंडिंग अ सेशन, तो इसलिए दे हैव नॉट अटेंडेड द सेशन। इसको हम बोलते हैं प्री नोशन या प्रिज्यूम करना, कोई चीज को पहले से अज्यूम करके रखना, ये ऐसे ही होगा, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जो आप प्रिज्यूम कर रहे हो वो हमेशा करेक्ट होगा। तो प्रिज्यूम, यहाँ पे कोई एक प्री नोशन की हम बात कर रहे हैं। और फोर्थ में मैं देख रहा हूं दिस प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब भी प्री कंसीव्ड नोशन होता है, एक पहले से अपनी सोच बना के रखना या एक ओपिनियन बनाना, उसको भी प्रेजुडिस बोलते हैं। हम कई बार बोलते हैं कि तुम जब कैट लिखने जाओ कोई प्रेजुडिस के साथ मत जाओ, मतलब कोई एक थॉट के साथ मत जाओ कि कैट आसान आएगी, कैट डिफिकल्ट आएगी, कैट ऐसी आएगी, कैट वैसी आएगी। जस्ट गो एंड अटेम्प्ट, दैट्स इट। कोई मन में विचार लेके मत जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे वो विचारों को तुम देखोगे कि ये उसके साथ कंप्लायंस नहीं हो रहा है, ये डिफरेंट है, ये अलग है,
तुमको डिफिकल्टी आएगी वहां पे उसको वापस से सेट करने में अपने माइंड को, इसलिए किसी प्रेजुडिस के साथ मत जाइए, ठीक है। सो दिस प्रेजुडिस इज विच प्रेजुडिस, तो जब मैं दिस प्रेजुडिस की बात करता हूं तो वो जो प्रिजम्पशन है 3 में, इट इज रेफरिंग टू दिस प्रेजुडिस। सो पुश बैक अगेंस्ट दिस प्रेजुडिस, मतलब लोगों ने नेचुरली एक प्रिजम्पशन था कि ये तो सीख ही नहीं सकते, तो कुछ किया ही नहीं गया होगा वो चीज के ऊपर, बट पुश बैक अगेंस्ट दिस प्रेजुडिस बिगैन इन 16th सेंचुरी, जब पेड्रो ने एक फॉर्मल साइन लैंग्वेज क्रिएट किया हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए। मतलब ये जो एक नोशन था कि ये कुछ करने के काबिल नहीं है, ये कुछ सीख नहीं सकते, इसके अगेंस्ट एक मुहिम चालू हुई 16th सेंचुरी में जो पेड्रो ने स्टार्ट की फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड पीपुल। उसने एक लैंग्वेज इजाद किया ताकि वो सीख सके। अब यहां पे आप देखिए 5th वाला सेंटेंस बोलता है फॉर मिलेनिया, मिलेनिया रेफर्स टू 1000 years। सो हम यहाँ पे एक बड़ी चीज की बात कर रहे हैं। फॉर मिलेनिया पीपल विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट एनकाउंटर्ड मार्जिनलाइजेशन, मतलब ट्रीटेड एज लेस इंपॉर्टेंट और दे वर इग्नोर्ड। ऐसे होता है ना भाई, कोई लोगों पे आपको ऐसा लगता है ये तो यूजलेस है, कोई काम का नहीं, कोई ध्यान नहीं देता उस पर। तो ये एक स्ट्रेटा था सोसाइटी का जो मार्जिनलाइजेशन जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, मतलब दे वेर ट्रीटेड एज लेस इंपॉर्टेंट और वेर इग्नोर्ड because it was believed that language could not be learned by hearing the spoken words. Sorry, the language could only be learned by hearing the spoken words, और क्योंकि ये सुन ही नहीं सकते तो ये किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं दो चीजों को यूज करता हूँ, एक तो मेरे जो है स्ट्रक्चर लिंक जिसकी हम बात कर रहे थे, मतलब कि प्रोनाउन नाउन की लिंक्स एंड ऑल दैट स्टफ, और दूसरा हम देखेंगे क्रोनोलॉजी। सो मेरे पास एक तो है 1000 साल, फिर मेरे पास है 16th सेंचुरी, फिर मेरे पास है यू नो करंट सिचुएशन, मोर यू नो मॉडर्न टाइम्स, जहां पे हिज आइडिया टू यूज साइन लैंग्वेज वाज नॉट कंप्लीटली न्यू एज नेटिव अमेरिकन्स यूज्ड। तो यहाँ पे हम बात करें कि थोड़ा सा और आगे की हम बात करते हैं। तो इस तरह से जब मैं देख रहा हूं तो मुझे ओवरऑल सिनारियो में अरिस्टोटल जो है ये कहीं इनका कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, ये इस डिस्कशन में एंटर नहीं कर पा रहे, जहां पे हम देख रहे हैं कि एक पैराग्राफ हमको बनाना है। सो व्हाट टू माय लॉजिकल सेंस लुक्स गुड इज दैट ये पहला हमारा 5th है विच इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द पैराग्राफ। देन यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि ये मार्जिनलाइजेशन की हमने बात की, तो क्या है ये मार्जिनलाइजेशन, क्या हुआ इनके साथ, वो मैं 3rd में बता रहा हूं कि पीपल हु वर बॉर्न डेफ वेयर denied the right to sign a will as they were presumed to understand nothing। अब ये हो गया मार्जिनलाइजेशन, ये हो गया सौतेला व्यवहार इनके साथ में, तो ये 3rd में दिखा रहा है। 4th में ये बोल रहा है कि ये जो प्रिजम्पशन है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, 4th में उसकी रेमेडी हमने निकाली और एक लैंग्वेज क्रिएट की गई है जिसको हम बोलते हैं साइन लैंग्वेज। और 1 में हम बोल रहे हैं कि ये जो साइन लैंग्वेज थी ये कोई एक कंप्लीटली नया आइडिया नहीं था, क्योंकि नेटिव अमेरिकन ऐसे लोगों के साथ जिनको उनकी भाषा नहीं समझती उनके साथ इसको यूज करते थे। ये लोग डेफ नहीं थे, बट ये ट्राइबल पीपल थे जिनकी लैंग्वेज अमेरिकन को नहीं और अमेरिकन की लैंग्वेज उनको नहीं समझती थी, तो साइन लैंग्वेज यूज करना इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। दे वेर एनीवेज यूजिंग हैंड जेस्चर्स टू कम्युनिकेट। तो ये ओवरऑल मेरे पूरे डिस्कशन को ठीक से यू नो सम अप कर रहा है। So 5, 3, 4, 1 is going to be the best logical sequence or a flow of this idea। अब कोई queries अगर आती है तो आप पूछ सकते हैं।